हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज जो इसमें मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी लेकर हाजिर होता हूं, इसी सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन को जाना, उनके इलेक्शन के तरीकों को जाना, उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जाना कि अगर आपको कैंडिडेचर फिल करना है, कैंडिडेट बनना है तो क्या करना होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में जाना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना। आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट के ओथ यानी शपथ के बारे में, प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या कंडीशंस होती है उस पोस्ट की, उसके बारे में कि क्या क्या चीजें उनको अपनानी होंगी, क्या क्या चीजें करनी होंगी। साथ ही साथ उनके रिमूवल यानी उनको हटाने की प्रक्रिया जिसे हम इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे आज। और लास्ट में जानेंगे कि जब उनकी वैकेंसी क्रिएट होती है, मतलब प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो क्या होता है और कौन कौन से मेथड के थ्रू वैकेंसी क्रिएट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि एम सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए लेके आ रहा है यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम के नए बैचेस। अगर आपका लक्ष्य है कि आप फ्यूचर में सीजीपीएससी या यूपीएससी देकर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस सीजीपीएससी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ये स्टार्ट हो रहे हैं 2 अप्रैल से। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आपके लिए एक स्कीम ये है कि जो भी पहले 10 रजिस्ट्रेशन या एडमिशंस होंगे उनके लिए दोनों कोर्सेज में, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले 10 रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, हम आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसके अलावा इसकी फीस भी हमने मिनिमल ही रखी है। इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिजिकली आप भगिनी मंडल रिक्रिएशन रोड चौबे कॉलोनी में आके हमसे मिल सकते हैं। ये हमारे कोचिंग का एड्रेस है। चाहे तो आप स्कैनर से स्कैन करके एड्रेस के थ्रू आ सकते हैं। 12 मार्च से आपको पूरा डिटेल वेबसाइट पे हमारे मिल जाएगा कि कौन से कोर्सेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा, क्या उसका शेड्यूल होगा, ये सब आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। इससे आप वेबसाइट में स्कैन करके जा सकते हैं या फिर amcivilservices.in में जाके आप पता कर सकते हैं। तो डेट याद रखिएगा, 12 मार्च से आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 अप्रैल से। अब सीजीपीएससी और व्यापम के जो वनडे एग्जाम्स आ रहे हैं, जिसमें एडीआई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, उसकी क्लासेस, और व्यापम में एडीईओ की क्लासेस 25 मार्च से हम नया बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स जो होगा वो एडीआई का होगा 2.5 महीने का लगभग, और एडीओ का लगभग 2 महीने का कोर्स होगा। तो ये पूरा कोर्स में हम आपको टेस्ट सीरीज के साथ क्लासेस देंगे। इसमें भी जो पहले 10 रजिस्ट्रेशन होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके बाद हम चार्जेस आपसे लेंगे, जो भी मिनिमल कॉस्ट है। अगर आप उसमें भी सक्षम ना हो तो हमसे आके बात कर सकते हैं। हम जो भी प्रेफरेबल होगा हम बात करके उसे नेगोशिएट कर लेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानने वाले हैं ओथ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ओथ या एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसमें क्या चीजें बोलते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, शपथ जब भी लेते हैं तो ये शपथ अलग शपथ होता है बाकियों से। ठीक है, बाकियों की जो शपथ होता है ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ ऑफ सेक्रेसी होता है, सीक्रेट रखने का कोर्स। ठीक है, और एफर्मेशन का कि हम उस चीजों को लागू करवाएंगे पूरी सत्य और निष्ठा से। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट फेथफुल रहते हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथफुल रहेंगे कि जो भी नियम संविधान में लिखे हैं उनकी पालन करवाने का और पालन करने का सारा कृत्य कौन करेगा, काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। दूसरा, ये क्या बोलते हैं, ये करेंगे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। किसको करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान को बचाने का काम, संविधान को डिफेंड करने का काम। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर होते हैं। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन एक कई बार पूछा हुआ है कि प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को कहते हैं, बट गार्जियन या प्रिजर्वर
ठीक, गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और तीसरी चीज ये बोलते हैं कि हम सर्विस देंगे किसको, वेलबींग फॉर पीपल। जो हमारा लक्ष्य है, देश का लक्ष्य है कि हम देश के लिए वेलफेयर स्टेट बनेंगे, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य बनेंगे, उसकी अवधारणा रखने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो अपने ओथ में वो ये स्वेर करते हैं कि आई डू सोलमली स्वेर टू फेथफुल एलिजियंस टुवर्ड्स इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, preserve, protect, defend Constitution and service renders towards well-being of people. People कौन, इंडियन पीपल, जो भी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो ये था ओथ एंड एफर्मेशन। देखिए ये आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है, ओथ एंड एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। देखिए इसमें क्या लिखा, ओथ एंड एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट में कि ये क्या करेंगे, swear in the name of God, faithfully execute office, solemnly affirm, discharge the function of president, best ability, preserve, protect and defend the constitution and law, that I will devote myself to the service and well-being of people of India। ठीक है, तो ये था हमारा ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या कंडीशंस होती हैं। हमने क्वालिफिकेशन के टाइम तो कंडीशंस देखी थी कि अगर आपको एलिजिबल होना है राष्ट्रपति बनने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। आज जानेंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं। मतलब उनको अगर किसी हाउस के मेंबर हैं भी तो उन्हें वो पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या मिनिस्टर हो, उन्हें वो पद छोड़ना होगा। दूसरा, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं रख सकते, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सेक्शन में, या तो स्टेट में या सेंटर में, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। उनको जो एमलमेंट्स या सैलरी वगैरह जो मिलती है, ठीक है, वो मिलती है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये हम पार्लियामेंट के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो जो अलाउंसेज या एमलमेंट्स मिलते हैं उनको उनके टेन्योर के समय कम नहीं किया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं, पर जितने पे रखा गया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ या पर ईयर का जो भी प्लान हो, जैसे मान लेते हैं 5 लाख पर मंथ उनका सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो वो 5 लाख से कम नहीं हो सकता, 5 लाख से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और चौथा, जब तक वो पोस्ट पे हैं, ठीक है, अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य करते समय जो भी वो डिसीजंस लेंगे वो इम्यून होगा किसी भी लीगल लाइबिलिटी से। मतलब मान लीजिए कि अपने दायित्व का निर्वहन करते समय अगर वो किसी को मृत्यु दंड भी देते हैं ना, तो उस समय भी वो लीगल तौर पे उनके ऊपर कोई भी हम केस नहीं कर सकते हैं। बस इसके 2 कंडीशंस, क्रिमिनल में कोई भी ऑफेंस उनका कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक वो पोस्ट पे हैं और उस पोस्ट के रहते हुए कोई काम किए हों तो। दूसरा, अगर वो सिविल क्राइम किए हों, ठीक है, अगर सिविल लाइबिलिटीज है तो उसके लिए 2 महीने का नोटिस दे के उनके खिलाफ सिविल लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, पर उनको 2 महीने का नोटिस देना होगा। राष्ट्रपति को 2 महीने पहले ही बताना होगा कि आपके ऊपर इन चार्जेस में, सिविल यानी बेसिकली मान लेते हैं कि कोई फैमिली इशू है, लैंड इशू है, इस तरह का इशू, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकते उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन ही इज इन ऑफिस, ठीक है, जब वो ऑफिस में होंगे। तो ये बेसिकली और भी कंडीशंस होते हैं, पर ये मेन इंपॉर्टेंट 4 कंडीशंस हैं जिसमें उनको और क्या करता है, इंडिपेंडेंस देता है, एक अलग ओहदा देता है किसे, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, देखिए आर्टिकल 59 कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। पहले बोलता है कि शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की, जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताया, ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उनको एमलमेंट्स जो रेंट होता है
हाँ ये चीज रह गया था बताना, जो यूज करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति भवन का यूज कर रहे हैं, कोई गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीजें जो उनके कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है उनके टर्म में, तो वो सबका उनको रेंट नहीं पे करना होगा। यानी राष्ट्रपति भवन में रहने का उनको रेंट नहीं पे करना है, कॉल का रेंट पे नहीं करना होता है, कभी फ्लाइट से कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो पे नहीं करना होगा। बेसिकली वो किसी भी तरह के रेंट से एंटाइटल नहीं होते, उनको पे नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया एमलमेंट्स अलाउंसेस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता या डिमिनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जानते हैं कि आर्टिकल 61 में दिया हुआ इम्पीचमेंट, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, ठीक है। तो इम्पीचमेंट या महाभियोग करने के लिए, लाने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए? सबसे पहले तो कंडीशन दिया हुआ है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का जो टर्म लिखा हुआ है, इससे कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि क्या होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द आइज ऑफ आर्टिकल 61, ठीक है। 61 आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं है, बस इतना मेंशन है कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के लिए ला सकते हैं, मतलब उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अब जानते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे स्टार्ट होता है। तो जब भी इम्पीचमेंट की बारी आएगी, जब भी ऐसा लगेगा, तो किसी भी सदन से ये स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से, ठीक है। एनी हाउस कैन स्टार्ट और चार्ज अगेंस्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी हाउस चार्ज कर सकता है। मान तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। अगर जो भी हाउस उनके खिलाफ चार्ज कर रहा है उसे बेसिकली हम क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये चार्ज अप्लाई कर रहा है। तो चार्ज अप्लाई करने में दो स्टेजेस होता है। सबसे पहले चार्ज अप्लाई करना है तो स्टेज 1 में 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि लोकसभा में हो रहा है और लोकसभा की स्ट्रेंथ है 100, ठीक है। तो कम से कम 25 लोगों को, ठीक है, यानी 25 मेंबर्स को एक पेटिशन साइन करके देना होगा कि हमें क्या करना है, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाना है, ठीक है, रेजोल्यूशन लाने के लिए। फिर वो रेजोल्यूशन कब होना चाहिए? 14 दिन पहले देना चाहिए, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलेगा उस साइन किए हुए सिग्नेटरी किया हुआ जो फॉर्म है, चार्ज है, उसके थ्रू फिर वो रेजोल्यूशन के लिए पास होगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो रेजोल्यूशन के लिए जाता है तो स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 क्या कहता है कि जब ये रेजोल्यूशन के लिए आया तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा में हमने स्टार्ट किया और 100 मेंबर है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 100 की है, तो 100 लोगों में 2/3 वोट काउंट किया जाएगा, एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए। वैकेंसी को हम नहीं काउंट करते। मान लेते हैं कि 100 लोगों की सीट थी, मतलब टोटल 100 मेंबर्स की, पर 95 का ही इलेक्शन हुआ है, तो हम 5 लोगों को नहीं गिनेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम उन 5 लोगों को भी गिनेंगे, ठीक है। तो ये 2/3 वोट से पास किया जाएगा जिस भी हाउस में ये चार्ज स्टार्ट हुआ है। दूसरा, फिर अब जब यहां से चार्ज पास हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तब ये सेकेंड हाउस को जाएगा। तो लोकसभा से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो राज्यसभा को जाएगा। तो अब जिस हाउस में गया वो हाउस को क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिगेशन हाउस, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या आपने जो चार्जेस लगाया है वो सत्य है, सही है कि गलत है, ठीक है। तो जब स्टेज 2 में, स्टेज 3 में जाते हैं तो यहाँ क्या होगा कि हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। यहाँ मान लेते हैं कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उसको अटेंड करने के लिए प्रेसिडेंट अलाउड होंगे। मतलब राष्ट्रपति अपने खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें जाके सिटिंग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। फिर मान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, फिर आता है स्टेज 4। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर स्टेज 4 नहीं जाएंगे, वहां पे वो क्रैश हो जाएगा और राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट कैंसिल हो जाएगा। पर मान लेते हैं कि यहां से ये लोग सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, इन्होंने जो चार्जेस लगाए थे वो सही है, वो बेबुनियाद नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? स्टेज 4 में जाएंगे। स्टेज 4 में सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो स्टेज 2 में अपनाया गया था, पर इस हाउस में अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे होगा?
ये होगा राज्यसभा में, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 वोट अगर ये रेजोल्यूशन पास कर देता है तो क्या होगा कि उसी समय से, उसी टाइम से, जैसे ये इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ दोनों हाउस से, उसी समय क्या कहलाएंगे, प्रेसिडेंट कंसिडर्ड एज इम्पीच्ड, जिसे हम कहते हैं रिमूव हो चुके हैं, तो उसी समय उनको रिमूव कर दिया जाएगा, रिजाइन करना पड़ेगा, रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कल कि जब हम, मतलब पिछले लेक्चर में, कि जब भी हम कंसीडर करते हैं इम्पीचमेंट टर्म को, तो ये सिर्फ इंडिया में राष्ट्रपति के लिए ही लागू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब भी, जैसे आप देखें कि जैसे इम्पीचमेंट का जो लॉ है, ये क्योंकि ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, बाय लॉ बनाया गया, इसमें कहीं भी एग्जीक्यूटिव का काम रोल नहीं आया है। ठीक है, पर जब भी हम बाकी चीजों का देखते हैं, कंसीडर करते हैं, जैसे हम अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हुआ, या किसी और पोस्ट में किसी और सीनियर पोस्ट को हटाना हुआ, जैसे गवर्नर वगैरह को, तो क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यूएसए में इम्पीचमेंट टर्म यूज होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में उनको क्या किया जाता है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, पर लास्ट में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं और उन्हें रिमूव करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव वहां यूज होता है। तो लॉ के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का यूज हो रहा है, इसीलिए उसे हम इम्पीचमेंट टर्म यूज नहीं करते हैं ऑफिशियली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसे इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। जनरल टर्म्स में हालांकि लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को भी हम महाभियोग की पद्धति से हटाते हैं या इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। संवैधानिक रूप से हम सिर्फ इम्पीचमेंट या महाभियोग का टर्म यूज करते हैं आर्टिकल 61 में, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, इसलिए आपको मैंने जो बताया था वो यहां से आता। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि इलेक्शन के समय सारे इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपीज हो, वो वोट करते हैं फॉर इलेक्टिंग। पर यहाँ पे जब भी ये केस आता है तो एमएलए के पास कोई पावर नहीं होता है टू वोट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एमएलए जो होते हैं वो वोट नहीं करते हैं इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपीज वोट करते हैं, और यहाँ पे वो सारे एमपीज भी वोट करते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पे सिर्फ एमपीज लिख रहा हूं ना, एमपीज, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। ठीक, तो ये था इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जिसके थ्रू हम राष्ट्रपति को इम्पीच करते हैं। पर हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ये जाता है केस, जैसे मान लेते हैं लोकसभा से स्टार्ट हुआ, तो ये सबसे पहले स्पीकर के पास जाएगा, तो ये स्पीकर के ऊपर है कि इस नोटिस को, जो सिग्नेचर किया हुआ 1/4 नोटिस है, उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी ये केस आएगा, अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहीं पे वो कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा और इम्पीचमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए यहां लिखा भी होगा प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पहला क्या कह रहा है कि जब भी चार्ज किया जाएगा तो किसी भी हाउस से किया जा सकता है, ईदर हाउस। ठीक है, ईदर हाउस से। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जिस भी हाउस से स्टार्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रोसिक्यूटर या चार्ज। दूसरा जो होगा वो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो कोई भी चार्ज तब तक नहीं प्रीफर किया जाएगा जब तक प्रपोजल फॉर प्रीफर किसके द्वारा एटलीस्ट 14 डे पहले नहीं मूव किया जाता है। ठीक है, और नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 1/4 कम से कम चाहिए जो कि सिग्नेचर करके दे कि हमें इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाना है। ठीक है, फिर रेजोल्यूशन पास होता है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। स्पेशल मेजोरिटी है
ये केस अलग है, ठीक है। मैंने जो 368 का स्पेशल मेजॉरिटी बताया था वो कंडीशन अलग है, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी का है पार्ट, लेकिन ये आर्टिकल 61 में मेंशन है। फिर ठीक है, प्रिफर्ड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट द चार्ज, दूसरा हाउस करेगा। इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 होगा, तो उसी समय से हम कंसीडर करेंगे राष्ट्रपति को इम्पीच्ड। चलिए अगला देखते हैं हम कि जब वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, अब तो हमने क्या किया, रिमूवल देख लिया है, तो अब देखेंगे कि वैकेंसीज कैसे कैसे क्रिएट होती है और क्या होता है। तो देखिए जब भी वैकेंसी क्रिएट होगी, जब भी वैकेंसी क्रिएट होगी तो कैसे होगी, या तो डिस्क्वालिफिकेशन से होगी, या रेजिग्नेशन से होगी, या एक्सपायरी ऑफ टर्म से, टेन्योर से होगी, डेथ से होगी, या इम्पीचमेंट से होगी। ठीक है, मान लेते हैं टर्म एक्सपायर हो गया, तो टर्म कितना था, 5 साल, तो इस टर्म के एक्सपायरी के बिफोर 6 मंथ, ठीक है, बिफोर करना होता है जितना जल्दी हो सके, 6 मंथ नहीं, टर्म ऑफ एक्सपायरी के बिफोर, पहले पहले कंप्लीट करना होता है। और जब तक अगले सक्सेसर नहीं आते हैं तब तक वो कंटिन्यू करेंगे जो राष्ट्रपति अभी फिलहाल ऑफिस में है। डेथ के केस में क्या होता है, या इम्पीचमेंट के केस में क्या होता है, रेजिग्नेशन के केस में या डिस्क्वालिफिकेशन के केस में क्या होता है कि यहां तो टेन्योर पूरा हो रहा है तो नॉर्मल होगा, लेकिन इन सब केसेस में 6 मंथ के अंदर अंदर हमको क्या करना होता है, विद इन 6 मंथ। ठीक है, इन चारों केसेस में 6 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शन करवाने होते हैं। ठीक है, तो इन 6 महीनों तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, और जब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करेंगे तब तक उन्हें वो सारे पर्क्स, वो सारे एमेंडमेंट्स, वो सारी पावर्स मिलेंगी जो एक प्रेसिडेंट को मिलती है। ठीक है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करते हैं, तो जब भी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे तो वो प्रेसिडेंट कंसीडर किए जाएंगे, सारी पावर्स उनको प्रेसिडेंट जैसे ही मिलेगी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ वैकेंसी भी समझ गए होंगे, वैकेंसी में भी यही चीज है। चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, डिप्लोमेटिक हो, फाइनेंशियल हो, ठीक है, या मिलिट्री हो, इसके अलावा लेजिस्लेटिव हो, वीटो हो, ये सब को हम डिटेल में समझेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों या उन सब के साथ शेयर करें जो कि यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आप लोगों को फिर से मैं एक बार और रिमाइंड कर दूं कि हमारा एम सिविल सर्विसेज का नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें हम यूपीएससी, पीएससी और व्यापम के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। एडीईओ का और एडीआई का कोर्स 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और यूपीएससी, सीएससी और सीजीपीएससी सीएससी का फुल लेंथ इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। चलिए तब अगले लेक्चर में हम देखेंगे पावर्स को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।